हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज ब्लडी मून चैनल पर आप देखोगे 2023 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है बैगहेड। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है लेकिन काफी डीप सोचने में आपको ये मजबूर कर देती है। एक सुपरनैचुरल एंटिटी जो मरे हुए लोगों से तुम्हारी बात करा सकती है लेकिन एक कीमत पर। अब ये फिल्म इसे बैक स्टोरी देगी और देखते हैं कि ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। एज ऑलवेज राइटर डायरेक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, क्योंकि ये एक सुपरनैचुरल हॉरर है तो लेट्स वॉच समथिंग स्कैरी। ये कहानी है आयरिस नाम की लड़की की जिसके फादर की हाल ही में डेथ हुई है और अब उनके प्रॉपर्टी की आखिरी हकदार यही बची है। इसके डैड इसके साथ नहीं रहते थे, इसलिए इसे फोन करके बताया गया कि अब तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है, आकर उनकी बॉडी को पहचानो और कंफर्म करो। इसे बॉडी पहचान कर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, फिर ये उस प्रॉपर्टी की अगली ओनर बन जाएगी। इसे भी अभी पता चला है कि उसके डैड के नाम कोई प्रॉपर्टी भी है, लेकिन उसके डैड नहीं चाहते थे कि आयरिस अगली ओनर बने। ऐसा क्यों? वेल, इसका रीजन जानने के लिए हमें चलना होगा पीछे। दरअसल आयरिस के डैड ओवेन क्वींस हेड नाम के एक पब के मालिक थे और उस पब के बेसमेंट में एक गुफा है और उसके अंदर एक सुपरनैचुरल एंटिटी बैगहेड रहती है, जिसे किसी भी मरे हुए इंसान का कोई सामान देने पर वो उसे खाकर 2 मिनट के लिए खुद को उस इंसान में बदल सकती है। अपने मरे हुए करीबी लोगों से मिलने या गुड बाय कहने कई लोग वहाँ आते थे, जिनसे ओवेन पैसे लेता था बेसमेंट में जाने के बदले में। वो भी थोड़े मोड़े नहीं, 2 मिनट के $2000। प्रॉपर बिजनेस था। 2 मिनट ही लिमिट है, उससे ज्यादा अगर उस एंटिटी से बात करोगे तो उतना ज्यादा वो पावरफुल होती जाएगी। जगह का ओनर ही सिर्फ बैगहेड को कंट्रोल कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी जिसकी, बैगहेड की जिम्मेदारी भी उसी की। ओनर का कहा तो वो मानती है, लेकिन 2 मिनट के बाद वो ओनर पे भी हावी हो सकती है और ओनर का एकमात्र काम होता है उसे इस बेसमेंट से बाहर जाने से रोकना। एक बार इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे अगर तुम्हारा नाम आया तो तुम्हारे ऊपर एक कर्ज लग जाता है, और अगर तुम पब को छोड़कर भागने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे साथ आती है सिकनेस, यानी कि बीमारी। लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, होगी उसे जो तुम्हारे साथ होगा। जैसे ओवन ने अपनी वाइफ के साथ जब यहाँ से भागना चाहा था तो उसको फॉलो करती हुई बीमारी उसकी वाइफ को लग गई, जिसकी वजह से ओवन को उसे और आयरिस को छोड़कर यहाँ वापस आना पड़ा। खैर, अब बेसिक्स आप जान चुके हो, अब स्टोरी देखने पर आपको मेरी बातें समझ आने लगेंगी। आज रात एक नील नाम का बंदा उसके पास आया है बैगहेड के जरिए अपनी डेड वाइफ से मिलने, लेकिन ओवन ने उसे मना कर दिया क्योंकि आज ये सब कुछ खत्म करने वाला है। आज रात ये पब में आग लगा देगा ताकि उस बैगहेड के साथ उसका कर्ज भी खत्म हो जाए। आग लगाने से पहले उसने खुद की एक वीडियो बनाई इस जगह के न्यू ओनर के लिए, इन केस वो इस जगह को नष्ट करने में फेल हो गया तो। उसमें उसने बैगहेड के बारे बताया और कहा कि अगर तुम नए ओनर हो तो ये जान लो कि मैं फेल हो गया और तुम ऑलरेडी मर चुके हो, क्योंकि अब तुम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और बैगहेड की तरह अब तुम भी इस जगह के गुलाम हो। फिर बेसमेंट में जाकर जगह को जलाने की कोशिश में वो खुद ही जलकर मारा गया, लेकिन बैगहेड को कुछ नहीं हुआ। बेटी को श्राप से बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे डाली। हालांकि ऐसा वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी बेटी तो इस पूरे समय सोचती रही कि उसके बाप ने उसे कभी पूछा ही नहीं, तब भी नहीं जब उसकी माँ मर रही थी। खैर, उसे जल्द ही पता पड़ने वाला है कि उसके डैड भी कितने मजबूर थे, क्योंकि ये जा रही है बॉडी की पहचान करने बर्लिन, और टिकट के पैसे दिए हैं इसकी काफी करीबी दोस्त केटी ने। केटी इसकी फाइनेंशियली भी काफी हेल्प कर देती है। खैर, वो पहुंच गई बर्लिन, जहां डैड को देखकर वो सहम गई। उसे वहां मिला उसके प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर जो प्रॉपर्टी को आयरिस के नाम करवाने में उसकी मदद करेगा। वो आयरिस को पब में लेकर जाता है और बेसमेंट के पास आयरिस को जमीन पर निशान दिखे जो हुए थे ओवन के जलने से। वहाँ कई सारे फोटोज भी टंगे हुए थे जो प्रॉब्ली होंगे इस घर के पुराने ओनर्स के। दोनों ऊपर पहुंचे तो हम देख पाए कि ओवन ने कपड़े वगैरह बांध रखे थे, बस यहाँ से निकलने की प्लानिंग थी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। उसने वकील से बोला कि वो सोचकर बताएगी, फिलहाल आज की रात वो यहीं बिताना चाहती है। फिर रात को वो केटी से बात कर रही थी और केटी ने बोला कि वो भी उसके पास आ रही है क्योंकि आयरिस काफी अकेली फील कर रही थी। आयरिस ने मना किया लेकिन केटी नहीं मानी। खैर, बात खत्म करके वो सोने लगी, लेकिन तभी एक अलार्म बजा जो था बेसमेंट में। लेकिन बेसमेंट में अलार्म बजा कैसे? वहाँ तो कोई गया ही नहीं, बल्कि वो तो लॉक है और चाबी है वकील के पास। वेल, चेक करने नीचे गई तो
बेसमेंट तो बंद था लेकिन उसके घर में कोई घुस चुका था, जो था नील। उसे देखकर आयरिस की हालत पतली हो गई थी, लेकिन नील ने उसे शांत किया और कहा मुझे उससे मिलने दो। अब ऑफ कोर्स बैग हेड वाली बात से अनजान आयरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नील ने जब पैसे निकाले तब जाकर उसने उसकी कोई बात सुनी। उसने बोला कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे उससे मिलना है। वो डबल पैसे ऑफर कर रहा था तो आयरिस ने उससे बोला कि कल आना, चाबी अभी मेरे पास नहीं है। उसकी सुनकर नील बड़ी खुशी में वहां से चला गया और जाते जाते आयरिस ने बोला कि अगली बार आना नॉक करके। उसके अगले दिन आयरिस ने प्रॉपर्टी के डीड पे साइन किया और साइन करने के लिए वकील ने उसे एक स्पेशल पेन दी थी। साइन करने के बाद अब वो बन चुकी थी पब की नई ओनर और साथ ही बैग हेड और बाहरी दुनिया के बीच की दीवार। जाने से पहले वकील ने आयरिस को कुछ सामान दिए, जिसमें है वही टेप जो ओवन ने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था। घर जाकर वो डैड के सामान को चेक कर रही थी, तभी वहां पहुंच गई केटी। केटी की बातों से साफ पता चल रहा था कि आयरिस ने जल्दबाजी कर दी और बिना किसी को बताए डीड पे साइन भी कर दिया। आयरिस ने बोला इसमें दिक्कत क्या है। उसे लग रहा था कि उसके डैड को पे करके कई लोग नीचे जाकर फन के लिए लाइफ में कुछ डरावनी चीजें एक्सपीरियंस करते थे, बस इसके बदले में अगर पैसे मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम है कहाँ। खैर तभी नील वहां पहुंच गया था और इस बार वो आया नॉक करके। चाबी तो आयरिस को मिल ही गई थी, इसलिए बिना टाइम गवाए वो सीधा पहुंचे नीचे, जहां आयरिस और केटी को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। लेकिन नील ने बैग हेड को बाहर बुलाया तो उसकी शक्ल देखे बिना ही दोनों के शक्ल पे 12 बज गए। फिर हम समझ पाए कि इसका नाम बैग हेड क्यों पड़ा। वो बाहर निकलकर सीधा आयरिस की तरफ बढ़ रही थी तो आयरिस ने बोला रुक जा, तो वो रुक गई क्योंकि सिर्फ ओनर की बात ये सुनेगी। बस इतने में ही आयरिस ने पैसे डबल कर दिए, लेकिन नील को सब चलेगा। आयरिस ने उसे चेयर पे बैठने को बोला, लेकिन केटी उसे मना कर रही थी। लेकिन अब तो वो कहाँ ही रुकने वाली थी। जब आपको पता हो कि आपके इशारों पर कोई कुछ भी करे, वो भी सुपर नेचुरल पावर्स के साथ, तो आप सुनोगे क्या किसी की। उसे चेयर पर बैठाकर नील ने उसे एक रिंग पकड़ाया जिसे उसने खा लिया। फिर नील ने उसे चेयर के साथ स्ट्रैप किया, तभी उसने हाव भाव बदलने शुरू कर दिए। फिर बैग हटाने पर नील की वाइफ की जगह वहाँ पर थी उसकी माँ। वो रिंग नील की वाइफ की होने से पहले उसकी मॉम की थी। इसकी मॉम ने 20 साल पहले बाथ टब में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। उसे नील की सारी बातें बकवास लग रही थी और उसने जैसे तैसे 2 मिनट वेस्ट करा दिए। फिर बैग हेड ने अपने खेल शुरू किए। उसने अपनी सुसाइड का जिम्मेदार नील को ही ठहरा दिया, उसे गिल्ट में डालने के लिए। और जाने से पहले वो एक पप्पी मांग रही थी, वो भी अपनी गर्दन को लंबा करते हुए। लेकिन नील जैसे ही डर कर पीछे हटा, वैसे ही वो वहां से गायब हो गई। हालांकि उसे स्ट्रैप किया गया था। उसके बाद उसने अचानक से नील पे चढ़कर उस पे काले पानी की उल्टी कर डाली। वो तो आयरिस ने उसे रुकने को बोला, तब जाकर वो रुकी, नहीं तो नील को डुबा डालती। उन्होंने जैसे ही वो बैग उसके सर पर वापस डाला, वैसे ही वो वापस बैग हेड बन गई और उसी समय उसने थोड़े से खून के साथ वो रिंग भी उगल दी। अपनी गुफा में जाने से पहले उसने एक बार उन्हें पलट कर देखा, जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि ये तो बस टीजर है। फिर वो चली गई। केटी को समझ आ गया था कि ये सब सही नहीं है, इसलिए उन्होंने फिलहाल के लिए नील को दोबारा ये करने से मना कर दिया। लेकिन नील आयरिस को बाकी पैसे और अपना एड्रेस देकर कहता है कि मन बदल जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद वो दोनों ओवन की वीडियो देखने लगे, जिसमें उसने क्या कहा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी। उसने कहा कि उस होल से जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि एक बार उसके अंदर गए तो अंजाम बुरे होंगे। उसकी पावर को यूज करने का मन तुम्हें करेगा, लेकिन यही तुम्हें नहीं करना। जितना ज्यादा उसका यूज किया जाएगा, उतना ज्यादा ही वो हावी होती जाएगी ओनर पर। भागने की कोशिश बेकार है, मौत और बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर में वो अपनी फैमिली की बात करता है। वो कहता है कि उसकी एक फैमिली थी, एक बेटी थी, लेकिन वो अब उनके लिए मर चुका है। ये देख आयरिस भी इमोशनल हो गई थी। उसे उसके डैड के हालातों का अंदाजा लग गया था, जिन्हें वो जीवन भर कोसती रही। वो अपने जीवन भर उसे श्राप से बचाने की कोशिश करता रहा एंड हियर शी इज। वहीं आ पहुंची जहां से दूर इसके डैड इसे रखा करते थे। खैर केटी ने उसे एडवाइस दिया कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन पैसे और पावर आने की वजह से आयरिस का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कहती है कि उसके डैड को ये सब समझ आया 15-20 सालों तक बैग हेड की पावर्स को यूज करने के बाद हम कुछ दिन तक तो उसे यूज करके पैसा छाप ही सकते हैं, कुछ दिनों में क्या ही हो जाएगा।
अब तो उन्हें बाकी सारे रूल्स भी पता हैं। आयरिस का मकसद था पैसा बनाना, लेकिन केटी वहाँ पर रुकी सिर्फ आयरिस के लिए, क्योंकि उसे आयरिस की फिक्र थी। उसने केटी से कहा कि बैगहेड मेरी बात मानती है ना, चलो देखते हैं कितना मानती है। बेसमेंट में जाकर उन्होंने बैगहेड के लिए पहली सीढ़ी पर लिख दिया डू नॉट क्रॉस। फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारी ओनर हूँ, तुम यहाँ से आगे या बेसमेंट से बाहर नहीं जा सकती। फिर बेसमेंट की चाबी का लॉकेट बनाकर उसने उसे गले में डाल लिया। इसके बाद अगले दिन वो पहुंची नील के घर और यहाँ पब में केटी अकेली थी। वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने कुछ अड़ा कर वापस आ रही थी, तब उसके पीछे एक फोटो अपने आप गिर गई। उस फोटो में था प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर और ऑटो वॉगलर, जो इस पब का कभी ओनर हुआ करता था। ये हमें पता चल रहा है फोटो के बैक से। केटी ने डीड को देखा तो उसे ऑटो का नाम ओवन से पहले दिखा, मतलब ओवन से पहले ही ऑटो इस जगह का मालिक था। वो उसके बारे में लैपटॉप में रिसर्च करना शुरू कर देती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ऑटो ने सुसाइड किया था। खैर उसने जैसे ही लैपटॉप बंद किया वैसे ही उसे उसके सामने ऑटो बैठा हुआ दिखा, लेकिन वो बस उसका भ्रम था। खैर आयरिस अब नील के साथ वापस पहुंचती है और वो तीनों फिर से बेसमेंट में बैगहेड को बुलाते हैं। उसे स्ट्रैप डाउन करके नील उसे अपनी वाइफ का लॉकेट देता है, जिसे खाकर इस बार सच में उसकी वाइफ सैरा आ चुकी थी। और यहाँ आयरिस ने साथ के साथ 2 मिनट का टाइमर भी लगा दिया। सैरा को आखिरी चीज बस यही याद थी कि वो भारी बारिश में ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो कार क्रैश होने से मरी थी। लेकिन मॉम की तरह ये भी नहीं मान रही कि ये ऑलरेडी मर चुकी है। खैर रोना गाना खत्म करके नील ने उठाई मुद्दे की बात। उसने पूछा तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा था। नील को कोई गुड बाय नहीं कहना था, उसे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए था। खैर उसे अब जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 मिनट खत्म हो गए। फिर बैगहेड ने अपनी माया शुरू कर दी। चेयर को पीछे करके वो पूरा एक्सीडेंट वाला माहौल बना देती है, ठीक जैसे सैरा मरी होगी। वो एक कोने में जाकर बैठ गई और आयरिस ने पीछे से उसके सर पे बैग डालना चाहा तो उसने अपना फेस रिवील कर दिया। उसने आयरिस को दबोचकर उसे जताया कि टीजर तो तू देख चुकी, अब ये था ट्रेलर। चाहती तो वो आयरिस को चींटी की तरह मार सकती थी, लेकिन बैगहेड फिजिकली नहीं मेंटली नुकसान पहुंचाती है। आयरिस ने उससे बोला कि मैं तुम्हारी ओनर हूँ, तुम्हें मुझे मानना होगा। और यहाँ पर पहली बार बैगहेड की आवाज हम सुन पाए। बैगहेड ने बोला तुम अभी तक नहीं समझी ना, हम दोनों ही यहाँ कैदी हैं। और एग्जाम्पल तो उसने दे ही दिया कि ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन आयरिस के पल्ले ये भी नहीं लगेगा। खैर नील को वहाँ से भेजकर आयरिस अकेली ड्रिंक कर रही थी और उसके सामने शीशे में उसे उसके डैड दिख रहे थे, ये दर्शाते हुए कि वो भी अब अपने डैड की तरह लालची और पागल होती जा रही है। तभी एक हाथ आया आयरिस के ऊपर और आयरिस को आए फ्लैशबैक्स। उसमें उसके डैड बैगहेड के जरिए आखिरी बार अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उसे जलाकर मारना चाहा लेकिन खुद ही जल गए। और ये सब आयरिस ने खुद देखा। फिर उसने एक स्केच बनाई शायद बैगहेड की और फिर सो गई। सोते हुए अचानक उसकी नींद खुली और उसे कोई बुला रहा था, लेकिन केटी वहाँ नहीं थी। उसे खोजने वो नीचे गई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। पर जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उसे दिखा ओवन। ओवन उसी होल के अंदर जा रहा था तो केटी ने उसे मना किया, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसकी स्किन उधड़ने लगी। धीरे धीरे पूरी स्किन उसने नोच डाली और अंदर से निकली बैगहेड। आयरिस ने उसका गला दबाया तो उसे खुद ही दर्द होने लगा, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि आयरिस ही थी। लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था, पर उसका गला सच में चाबी वाले लॉकेट से दब रहा था। वो चोक करते हुए बाथरूम में जाकर गिर गई। वो तो भला हो केटी का कि उसने समय रहते लॉकेट को काट कर उसे दूर फेंका। इसके बाद वो दोनों एग्जीक्यूटर के ऑफिस पहुंचे तो देखा कि सारा मामला खाली है। एग्जीक्यूटर तो भाग लिया। वापस आकर केटी उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे दोनों के बीच बहस हो गई। और इस बीच आयरिस ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए केटी वहाँ से चली गई। उसने सोच लिया था कि बाढ़ में गई दोस्ती वोस्ती, लेकिन उसका मन माना नहीं। ऑटो वाले फोटो के पीछे उसने पढ़ा फ्रीडलैंड और वहीं पहुंच गई। वो जगह पूरी खंडर थी और वहाँ उसे काफी कुछ दिखा, जिसमें से उसने कुछ अपने बैग में भर लिया। यहाँ आयरिस ने फाइनली दिमाग लगाया और सीधा ओवन को बुला डाला। आयरनी हो रही बहुत भयंकर। ओवन ने बोला कि इस जगह को तो मैंने जला दिया था ना। उसे भी याद नहीं था कि वो मर चुका है। वो आयरिस से कहता रहा कि वो गलती मत दोहराना जो मैंने की थी। आयरिस ने कहा कि थोड़े पैसे कमाकर वो इस जगह को बेचकर यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि जब तक डीड पे उसका नाम है तब तक वो कहीं नहीं जा सकती। खैर 2 मिनट पूरे हुए और अब आयरिस को उस पे बैग वापस डालना था, तो जाते जाते ओवन ने बोला कि उसे वापस मत बुलाना, मतलब बैगहेड को और यूज मत करना। इसके बाद वो चला गया। थोड़ी सी पीने के बाद उसका फिर से दिमाग खुला तो उसने डीड को ही जला डाला
डाला, लेकिन वो जला ही नहीं। फिर नशे में धुत वो परेशान होकर ऊपर जाकर सो गई। वहीं केटी पब में पहुंची तो उसने आयरिस को आवाज लगाया, फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो वो पहुंच गई बेसमेंट में। वहां उसे बैग हेड ने डरा दिया, जिसकी वजह से केटी के बैग से ऑटो का सामान बाहर गिर गया और बैग हेड उसे तुरंत ही खाकर ऑटो में बदल गई। आते ही उसने बैग हेड की सारी बैक स्टोरी बता डाली। 400 साल पहले जब एक ब्रदरहुड को एक वुमेन के बारे पता चला जो मरे हुए को वापस ला सकती है, तब उन्होंने उसके पावर्स को खूब अब्यूज किया, जिसके लिए उस वुमेन ने उन्हें मना किया। तो उन्होंने उसे विच बताकर सबके सामने जला डाला, लेकिन डेथ उसे रोक नहीं पाई। वो वापस आई और उसके साथ आई बीमारी और मौत। फसलें और अनाज उसने बर्बाद कर डाली। कई शहर और गांव उसने अपने बदले की आग में उजाड़ दिए और उसे रोकने के लिए उसी ब्रदरहुड ने एक डार्क रिचुअल परफॉर्म करके उसे इस होल के पीछे कैद कर दिया। लेकिन सालों बाद उसी ब्रदरहुड के वंशजों ने मिलकर उसकी पावर्स को फिर से एक्सप्लॉइट करना चाहा, लेकिन सब के सब बीमारियों से कुत्तों की मौत मारे गए। अब उसके और बाहरी दुनिया के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है जिसका नाम उस डीड पर है। तो ये थी इसकी बैक स्टोरी। खैर 2 मिनट पूरा होते ही उसने केटी को भी मार डाला। सुबह आयरिस की नींद खुली तो उसे केटी का कॉल आया जो उसे बेसमेंट में बुला रही थी। नीचे जाने पर उसे आवाज आ रही थी होल के पार से। वो जैसे तैसे हिम्मत बांधकर होल के अंदर गई और अंदर गुफाओं का भूल भुलैया था। थोड़ा अंदर जाते ही उसे केटी तो मिल गई, लेकिन वापस आते समय उसे दिखी एक लाश जो थी असली केटी की। आयरिस के साथ तो बैग हेड है। उससे बचकर वो भागने लगी और बैग हेड उल्टी लटक कर उसका पीछा कर रही थी। जैसे तैसे वो बाहर आई और तभी वहां नील आकर उसे ले गया। इसके बाद हम बैग हेड का असली चेहरा देख पाए। उसे ऊपर ले जाकर नील ने उसे आराम करने के लिए कुछ पिल्स दिए, जिसे लेकर उसे नींद आ गई। उसकी नींद खुली सीधा रात में, जहाँ उसने देखा कि नील बेसमेंट में जाकर बैग हेड के साथ बातें कर रहा था। उसने डीड पर अपना नाम लिखकर बैग हेड को ऑर्डर्स दिए, लेकिन नाम उसमें लिख पाओगे सिर्फ उस स्पेशल पेन से। उसका नाम उस पे से अपने आप मिट गया। तभी बैग हेड सेरा में कन्वर्ट हो गई और उसने उसके मरने का इल्जाम डाल दिया नील पे। वो कह रही थी कि तुमने खुद अपना परिवार मार दिया। वो प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में उसने नील को बताया नहीं था। एक रात डिनर करते हुए उनकी लड़ाई हो गई थी, तो नील ने उसे भी स्लीपिंग पिल्स दे दिए थे ताकि वो सो जाए, लेकिन सोने की जगह वो गाड़ी लेकर घर से निकल गई और ड्राइव करते हुए सो गई। तो कुछ इस तरह नील के वजह से वो मारी गई, साथ ही उसका बच्चा भी। उसने बोला कि वो लोग फिर से साथ हो सकते हैं एक बार अगर उसने आयरिस को मार दिया तो। और ये सब सुनकर आयरिस वहां से भागी और नील को पता पड़ने पर वो भी उसके पीछे गया। खैर उससे बचते बचाते वो छत पर चली गई, लेकिन वहां भी नील आ गया और उसने आयरिस को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो भी मारी गई। आखिर में उसका यही लिखा था। बिना टाइम गवाए उसने उसकी लाश को अंदर ले जाकर वही किया जो उसे गलती से भी नहीं करना चाहिए था। उसने आयरिस का फोन बैग हेड को देकर आयरिस को ही बुला लिया। आयरिस का नाम अब भी उस डीड पर है, मतलब अब बैग हेड और उसका मास्टर यानी कि आयरिस एक थे। बैग हेड को कंट्रोल करने वाली अब वो खुद थी, क्योंकि अब वो खुद ही आयरिस थी। उसने अपने छल से पहले मॉम के रूप में नील के हाथ तोड़े, फिर सेरा के रूप में उसका सर फोड़ा और फिर आयरिस के रूप में आकर उसे मार डाला। वहां से निकलते हुए उसने पहले डीड को जलाया, फिर अपने बैग को वहीं फेंक कर उसे भी जलाया और बाहर निकलकर पूरे पब को जला डाला और निकल गई अपने सफर पर। सोचो जिस पल का वो सदियों से इंतजार कर रही थी, आज वो पल आ गया। उसके अंदर बदले की आग कितनी तेज जल रही होगी। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हुई। तो ये मूवी व्यूअर्स के साथ और बैग हेड बाकी कैरेक्टर्स के साथ खेल गई। हमेशा से वही थी जो उनको अपने इशारों पर नचा रही थी। सबसे पहले तो उसने छल से ओवन को मार डाला, फिर आयरिस का यहाँ आना हुआ जिसके पास कुछ था नहीं, तो इतना पैसा और पावर देखकर वो बोरा गई थी। उसी के साथ केटी आई, जिसे उसने फोटो गिरा कर दिखाया कि जा इसके बारे और पता कर। फिर ऑटो को भी उसने अपने आप ही बुला लिया, फिर खुद ही सेरा में कन्वर्ट होकर नील से अपनी मास्टर यानी कि आयरिस को मरवा दिया। और आगे तो आप जानते ही हो, मूवी एक सीधी लाइन पे चलते चलते कई सारे टेढ़े काम कर गई। आयरनी तो इसमें भर भर के हुई। जो इंसान हमेशा दूसरों के लिए मरे हुए लोगों को बुलाता था, उसे भी आना पड़ा। जो अभी ठीक से मरी भी नहीं थी, उसे भी लौटना पड़ा, वो भी अपनी लाश के सामने। खैर गाइज एंड गर्ल्स, ये था पिछले साल आई बैग हेड का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी नाम से 2017 में इसकी शॉर्ट मूवी आई थी 15 मिनट की। इसके डायरेक्टर है एल्बर्टो कॉरिडोर और इसे लिखा है क्रिस्टीना पेमिस और ब्राइस मैगवायर ने, जो है नाइट स्विम के डायरेक्टर। वेल, आपको ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे मिलेगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।